हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10 दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज का बैकबोन, या मैं कहूँ तो इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का बैकबोन क्या होता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। बैकबोन का मतलब होता है अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके पास नहीं है तो आपकी इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली। अब देखो, बैकबोन का मतलब इकोनॉमी कैसे है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई भी एक रॉ मटेरियल लेके आना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बनाना है? एक फिनिश गुड। तो हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं और इससे क्या बना रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स। प्रोसेसिंग करके क्या कर रहे हैं? आपका फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और ये जो फिनिश्ड गुड्स है इसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट। ठीक है। तो एग्जांपल देखो आपका, सपोज जैसे मैंने बोला आयरन है, आपका क्या है? आयरन है। आयरन के साथ अगर मैं आपका कार्बन मिक्स कर दूं तो ये बन जाता है आपका स्टील। आयरन के साथ अगर मैंने कार्बन मिक्स कर दिया तो क्या बन गया आपका? स्टील। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आयरन आपका और था, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से और आया आपका, हमने इसमें क्या मिक्स कर दिया? कार्बन। और क्या बन गया आपका? स्टील। वैसे ही सेम आयरन है, इसमें हमने कार्बन मिक्स किया, साथ में हमने क्रोमियम भी मिक्स कर दिया, ठीक है। ये बन गया आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और सिंपल अगर आपके पास आयरन है तो आयरन को आप रॉड्स बना के सेल कर दो तो क्या बन गया आपका? आयरन रॉड्स, जो आपका बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस कंट्री में जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उस कंपनी की, उस इंडिया की या उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा क्या होती है? आपकी डेवलप होती है। तो जैसे आपकी स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बोला सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कैसे बनता है? आपका लाइमस्टोन, ऐश, ये सब चीज़ें हैं, आप उसमें जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने बोला आपका कोई गाड़ी के पार्ट्स है, गाड़ी का पार्ट्स अगर जो बन रहा है तो उसमें बेसिक क्या चीज़ चाहिए आपको? आयरन। अगर आपके पास आयरन है तो आप क्या कर सकते हो? गाड़ी के पार्ट्स बना के बेच सकते हो। सपोज जैसे नट बोल्ट, नट बोल्ट हर मशीन में लगता है, तो नट बोल्ट कैसे बनेगा? जब आपके पास क्या है? आयरन। आयरन है, उससे आप नट बोल्ट बनाओ और मार्केट में उसको क्या कर दो? सेल कर दो। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाई एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब बहुत सारे गरीब लोग को क्या मिलती है? नौकरियाँ। क्या होता है? बहुत सारे गरीब लोगों को क्या मिलती है? तो आपके आसपास की जितनी भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो क्या करता है? बहुत सारे लोगों को क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इससे क्या होता है आपका? दे रिड्यूस पॉवर्टी। इससे क्या होता है? गरीब लोग क्या होती है, इनकी भुखमरी, ये सब चीज़ें क्या होती है? कम। दे रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब दे रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है। आपका इकोनॉमी को भी इंक्रीज करता है, कंट्री की इकोनॉमी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? कौन सी 2-3 इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे आपके आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, आपकी जूट इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्रीज अलग है। तो इस इंडस्ट्रीज के बारे में हमको पढ़ना है, और इसके इंडस्ट्रीज के साथ क्या क्या आपके पॉल्यूशन होते हैं, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसका वाटर पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है क्या, हमको वो पढ़ना है। चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। पहले हेडिंग डालिए व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। हेडिंग डालिए व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। लिखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, आफ्टर प्रोसेसिंग, after processing from raw material, after processing from raw material to valuable finished goods, to valuable
फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग? सेम वही चीज़ हमने जो पढ़ी है कि आपके पास जो गुड्स और क्वांटिटी आप बना रहे हो, रॉ मटेरियल जो है उसको आप क्या बना रहे हो, एक वैल्यूएबल फिनिश्ड गुड्स में बना रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जैसे हम एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री कैसी है, इंडिया हमारी कंट्री कैसी है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट है। और हमारे यहाँ पे आज भी लोग कैसे एग्रीकल्चर करते हैं? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, जो हमने पढ़ चुके हैं। जिसने एग्रीकल्चर का चैप्टर नहीं देखा है डिटेल में, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, वो लिंक में वीडियो की लिंक डली हुई है, आप देख लीजिए। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 to 7 सभी मेरे चैनल में अपलोडेड है। ठीक है, अब देखिए तो जो आपके एग्रीकल्चर है, इनिशियली हम क्या करते थे, जो हमारे पास नॉर्मल हथियार है, हथियार मतलब जो भी हमारे पास नॉर्मल वेपन्स है उसी से हम यूज़ करते थे। पर आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास थ्रेशर है, हमारे पास स्प्रे करने के लिए पंप है, वाटर निकालने के लिए वेल से क्या ट्यूबवेल से, हमारे पास मोटर्स है। तो हमने क्या करा है, विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमने हमारी एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, मॉडर्न। हमने हमारे एग्रीकल्चर को क्या करा है, मॉडर्न। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसने क्या हेल्प किया है, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले है आपका रॉ मटेरियल, सबसे पहले क्या है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने लिया, रॉ मटेरियल के बाद आपने क्या किया, इसको प्रोसेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा आपने, प्रोसेस में आपने इंडस्ट्री का सेटअप किया। प्रोसेसिंग मतलब क्या हो गया आपका, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज का क्या सेटअप। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद आपका क्या निकला यहाँ से, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स निकलने के बाद आपको क्या करना है, मार्केटिंग। आपको क्या करना है, मार्केटिंग करना है, पब्लिशिंग करना है। आपको पता भी तो चले लोगों को कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपन उसका। उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केटिंग करने के बाद फिर क्या होता है, ये आपका ओपन टू सेल। फिर क्या होता है, ओपन टू सेल इन द मार्केट, ओपन टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये जो आपका है रॉ मटेरियल से लेके मार्केट में आने तक की चीजें, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन प्रोसेस या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका साइट सिलेक्शन। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका, साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, साइट सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। साइट सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि कैसी इंडस्ट्रीज को आप वहां पे सेट करोगे, ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी होगी उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं साइट सिलेक्शन के लिए, हम चेक करते हैं सबसे पहला अवेबिलिटी ऑफ लैंड। सबसे पहला क्या, अवेबिलिटी ऑफ लैंड, कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है या नहीं, एक्स्ट्रा जमीन है या नहीं। क्योंकि भविष्य में अगर हमको कोई एक और इंडस्ट्रियल वहीं पे सेटअप करना पड़े छोटा सा, तो होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए। और ये लैंड कैसी होना चाहिए आपकी, फ्लैट लैंड। कैसी होना चाहिए, फ्लैट लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स। ये होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, हमारे पास वाटर की फैसिलिटी होना चाहिए। वाटर फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री है तो वाटर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो वाटर होना चाहिए। तभी हमारी इंडस्ट्रीज क्या होती है, रिवर के पास में रहती है, वाटर रिजर्वायर के क्या होती है, पास में। और क्या होना चाहिए सबसे, फिर उसके बाद है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है अगर सपोज आपकी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। और कनेक्टिविटी हम नॉर्मली डील करते हैं किसके साथ, रोड एंड ट्रेन्स। तो सपोज जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको अगर मेरे को सेल आउट करना है मार्केट में, सपोज मैंने लोहे की रॉड बनाया, मेरे को जापान भेजना है, तो क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। या तो रोड जापान तक जाना चाहिए, जाती है क्या नहीं, तो हम उसको कैसे भेजेंगे, विद द हेल्प ऑफ शिप। किससे भेजते हैं, शिप। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको इजीली अवेलेबल लेबर मिलना चाहिए, इजीली अवेलेबल लेबर। सपोज आपकी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में या पहाड़ों के ऊपर, तो लेबर जाएंगे कितने ऊपर काम करने, नहीं, तो आपके अवेबिलिटी ऑफ लैंड वैंड भी है, सब कुछ है, लेबर नहीं है आपके पास, तो आप उतना आउटपुट डेवलप कर पाओगे क्या, नहीं। सपोज आपके पास कभी ज़्यादा टारगेट आ गया, आपके पास ज़्यादा आ गया लॉट कि आपको इतना प्रोड्यूस करके देना है, पर आपके पास लेबर ही नहीं, तो आप कर पाओगे क्या, नहीं। तो अवेबिलिटी ऑफ लेबर भी आपके पास क्या होना चाहिए,
होना चाहिए, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डालना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए 3 इंडस्ट्रीज पढ़ना है हमको। सबसे पहले है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? आपकी क्लॉथ वाली। इसी में सब पॉइंट हमको पढ़ना है जूट इंडस्ट्री के बारे में भी। देखिए इधर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आपकी, मतलब जिससे आप क्या बना रहे हो? आयरन और स्टील के इक्विपमेंट्स बना रहे हो। तो इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होगा आपका? आयरन। वेरी गुड, रॉ मटेरियल होगा आपका आयरन। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि स्टील बनाने के लिए आपको क्या मिक्स करना पड़ता है? आयरन के साथ कार्बन। तो कार्बन अपन कहाँ से लेके आएंगे? वो हम लेके आते हैं कोल से। कहाँ से लेके आते हैं? कोल से। ठीक है, तो दूसरा रॉ मटेरियल कौन सा हो गया? पहला कार्बन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? कोल, मतलब कार्बन। और तीसरी चीज एक और लगती है हमको, लाइमस्टोन। क्या लगती है? लाइमस्टोन। अब देखो इसमें 3 चीजें लग रही है हमारी, आयरन, कोल और लाइमस्टोन। इनका रेशियो होता है 4:2:1। तो इसको ऐसे लिखते हैं 4:2:1। ये हमारा क्या है? रेशियो है। इस रेशियो में हमको क्या लगता है? तो आयरन आपको लगेगा, उसके बाद कोल और तीसरा क्या आपको? लाइमस्टोन। तो इसके रॉ मटेरियल कितने हो गए आपके? 3। अब देखो आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज है, मेनली आपका इसका कनेक्शन होता है किसके साथ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। किसके साथ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे जैसे डिमांड आपके आती है उसके हिसाब से वो पार्ट बनाते हैं। और किस साथ कनेक्शन हो सकता है आपका? बिल्डिंग वाले के साथ। बिल्डिंग में रॉड्स लगती है ना, कोई मशीन्स बनाना है आपको, ठीक है, बेयरिंग बनाना है, नट एंड बोल्ट बनाना है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी लगती है। अब देखो आयरन एंड स्टील में सबसे बड़ी जो कंपनी है आपके पास वो है आपकी टाटा स्टील। कौन सी कंपनी है? टाटा स्टील। सबने नाम सुना है इसका, ठीक है। ये कैसी है इंडस्ट्री आपकी? ये प्राइवेट है। ये कैसी है आपकी? प्राइवेट है। हमें इंडस्ट्री का नाम बताओ जो PSU है। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट अंडरटेक। इसका मतलब क्या होता है? किसके कंट्रोल में है आपकी? गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में, ठीक है। मतलब 51% का शेयर मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 51% के शेयर होना चाहिए आपके गवर्नमेंट के, बाकी प्राइवेट को बेच सकते हो। तो जैसे आपने पढ़ा है भिलाई स्टील प्लांट, देखा है आपने? भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, बोकारो, ठीक है, बेलाडेना है। ये सब क्या है आपकी? आयरन की एंड स्टील की इंडस्ट्रीज की यहाँ पे क्या है? फैक्ट्री है। जो मेनली हम इंडस्ट्री में जो भी आयरन स्टील डेवलप करते हैं ये हम मेनली कहाँ पहुँचाते हैं? जापान। कहाँ पहुँचाते हैं? और जापान। और जापान वो क्या करता है? वहाँ से फिर ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन करता है। जापान क्या करता है? ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करता है। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज होगी आपकी? वेरी गुड। तो सबसे पहले टेक्सटाइल में है आपकी कौन सी? कॉटन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? कॉटन इंडस्ट्री। अब देखो कॉटन के बारे में हम थोड़ी चीज जान लेते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर चैप्टर में कॉटन आपका मिसिंग था। कॉटन जो है वो कौन से सॉइल में उगता है आपका? रेग्यूलर सॉइल में। किसमें? नहीं सॉरी, कॉटन आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में, जिसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेग्यूलर सॉइल और सिंपली ब्लैक सॉइल। सिंपली क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। अब देखो कॉटन जो है सबसे अच्छा फैब्रिक माना जाता है क्योंकि आपका हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी से क्या होता है? धुल जाता है। तो सबसे सॉफ्ट है पहनने में, ठीक है। अब देखिए कॉटन इंडस्ट्रीज जो है तो कहाँ पे सेटअप होगा कॉटन इंडस्ट्रीज का? कहाँ पे सेटअप होगा? जहाँ पे क्या होगा आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन। अब ये वाला जो इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन। अब ये नहीं देखेंगे हम कि भाई हमारे पास एबिलिटी ऑफ लैंड है या नहीं, जहाँ पे जमीन होगी वहाँ पर नहीं, जहाँ पर कॉटन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री को
सेटअप करेंगे। अगर सपोज आपके ज़मीन भी है, सब कुछ है, कॉटन ही नहीं है, तो क्या करोगे? कॉटन के बुलाओगे क्या? कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा? तो हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जहाँ पे क्या है हमारे पास रॉ मटेरियल है। सपोज जैसे कि सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट के पत्थर जहाँ मिलेंगे हमको वहीं पे हम करेंगे। अब आयरन की इंडस्ट्री हम कहाँ सेटअप करेंगे? कहीं पे भी थोड़ी ना कर सकते। जहाँ पे हमको आयरन के माइंस मिलेंगे, हमको ओर्स मिलेंगे, वहीं हम सेटअप करेंगे। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमको एबिलिटी ऑफ कॉटन है वहाँ पे हमने इसको सेटअप कर दिया। तो सबसे ज़्यादा एबिलिटी ऑफ कॉटन कहाँ पर है आपका? ब्लैक सॉइल, तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो सूरत में है, अहमदाबाद में है, ठीक है। जहाँ पे हमको कॉटन है वहीं पर क्या मिलेगा हमको? इसकी एबिलिटी। अब देखो कॉटन के साथ साथ दो चीज़ हमको याद रखना है कि 4% का जो जीडीपी है हमारे इंडिया का, जीडीपी हमको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 4% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और हम लोग जो है हमारे जो कॉटन यान है, कॉटन यान का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े कॉटन के गट्ठे हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? जापान को। हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? जापान को। आपको पता है सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ पे एक्सपेंड हुई थी? सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? नेम द प्लेस वेयर फर्स्ट कॉटन मिल, वेयर फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड। ऐसी जगह का नाम बताना है जहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे पहली कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई थी, एंड व्हेन ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहली कॉटन मिल जो हमारे यहाँ एक्सपैंड मतलब हुई थी वो हुई थी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ईयर था 1854। ईयर क्या है? 1854। अब देखो इसमें एक और फैक्ट हमको याद रखना है कॉटन इंडस्ट्रीज में, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज़्यादा कौन से इसमें है? सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे? आपका एग्रीकल्चर में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरी चीज़ किस फील्ड में? आपके कॉटन इंडस्ट्रीज में। ये हमको लिखना है, ठीक है। देखिए अब तीसरा है आपका जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री जो है, जूट मतलब क्या है आपका? एक आपका फैब्रिक है, ठीक है। इसको ये किस कलर का होता है आपका? गोल्डन कलर का। क्या होता है? गोल्डन। तो इसको किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फैब्रिक। किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फैब्रिक। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन कौन करता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट ये करता है आपका बांग्लादेश। क्या करता है? कौन करता है आपका? बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? हमारा इंडिया, ठीक है। और हमारे इंडिया में मैक्सिमम कहाँ पर सेटअप है इसका? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? आपने पहले देखे बोरे जो यूज़ करते थे गेहूँ चावल को भरने के लिए, जो सूती वाले बोरे हैं वो है आपके जूट के। अभी किससे होने लगे आपके रिप्लेस? प्लास्टिक से, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, ठीक है। अभी भी देखना जब से आप रोड बनाते हैं तो फटे हुए बोरे डालते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? मैक्सिमम। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? बहुत अच्छी है, ठीक है। ये नोट डाउन करिए। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहली आपकी कॉटन की मिल कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? मुंबई में। यहाँ पर पहली जूट मिल कब स्टैब्लिश हुई थी आपकी? जूट मिल फर्स्ट स्टैब्लिश कहाँ पे हुई थी पता है आपको? कोलकाता में ही हुई थी। वेरी गुड। फर्स्ट जूट मिल फर्स्ट स्टैब्लिश्ड ये हुई थी आपकी एक जगह है जिसका नाम है रिश्रा। क्या नाम है? रिश्रा करके एक जगह है आपकी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1859 में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1859 में। ये भी फैक्ट हमको याद रखना है। और जूट का प्रोडक्शन क्या हो गया? धीरे धीरे कम होने लगा। जूट का प्रोडक्शन क्या होने लगा? धीरे धीरे कम होने लगा। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि जूट के लोगों को, मतलब जो इस इंडस्ट्रीज में इंडल्ज है, इनको कुछ ऐसे नॉर्म्स है कि इनको प्रोडक्शन मिले, कि आप लोग इसी फील्ड से जुड़े रहो। ये लोग क्या करने लगे थे? माइग्रेट करने लगे थे। कोई प्राइवेट दुकान में काम करने लगा था। तो हम धीरे धीरे क्या हो गई? जूट की जो टेक्नोलॉजीज थी, काम करने वाले वर्कर्स का हो गया। अब जैसे पहले बोरे ही बहुत यूज़ होते थे, आजकल क्या होता है? प्लास्टिक में भी आने लगा। आपका चावल प्लास्टिक में आ रहा है, गेहूँ चावल में इसमें आ रहा है। पहले किस में आते थे? जूट में। तो सरकार ने इनको बचाने के लिए एक पॉलिसी लेकर आई जिसको बोलते हैं नेशनल जूट पॉलिसी। क्या कहते हैं? नेशनल जूट पॉलिसी। और ये आई आपके 2005 में। कब आई? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल जूट पॉलिसी कब आई आपकी? 2005 में, ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लीजिए और ऑनलाइन व्यूवर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, दैट इज पॉल्यूशन। किस में आते हैं हम? चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, दैट इज पॉल्यूशन। रब कर दो इसको। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। हेडिंग डालना पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्री, पॉल्यूशन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री, पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला पॉल्यूशन जो होता है वो है आपका एयर पॉल्यूशन। सबसे पहला पॉल्यूशन क्या होता है आपका? एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी आप जनरेशन करते हो उसमें कौन कौन सी गैस निकलती है आपकी? CO2, SO2 एंड NO2। और ये जब आपके जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, एटमॉस्फेयर में किसके साथ मिक्स होती है? एटमॉस्फेयर में मिक्स विथ क्लाउड, मिक्स विथ क्लाउड्स। और क्या बनाएगी आपका? जैसे SO2 प्लस H2O गिव राइज टू H2SO4 और NO2 प्लस H2O गिव राइज टू HNO3। और ये दोनों जब रेन के साथ आती है इसको क्या कहते हैं हम? एसिड रेन, जो हमने बचपन में क्लास में पढ़ा है 6th 7th क्लास में। व्हाट इज एसिड रेन? तो एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ये सबके एब्जॉर्बर लगाते हैं। बिल्डिंग्स में क्या करते हैं? इसके एब्जॉर्बर लगाते हैं कि ये जो हार्मफुल गैसेज डायरेक्टली आपके रिलीज ना हो। ठीक है। अब देखो एयर पॉल्यूशन जो है इससे बहुत सारी बीमारी भी होती है। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे किसी को अस्थमा है, अस्थमा वाले को इश्यू होता है। आपके ब्रोंचाइटिस जो होते हैं, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो होते हैं। किसी को लंग्स का इश्यू हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। दूसरा पॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में आपको पता है कि जितने भी आपके इंडस्ट्री के इफ्लुएंट्स है, इफ्लुएंट्स मतलब क्या होती है आपकी? गंदगी। जितने भी इफ्लुएंट्स है सब किसको मिक्स करते हैं? किसमें? रिवर में। और रिवर में मिक्स होने के बाद क्या होगा? एक्वेटिक जो लाइफ है आपकी, एक्वेटिक लाइफ क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी की पूरी। और ये सब आखिरी में क्या होंगे? आपके एक्वेटिक क्रिएचर्स क्या होंगे? डाई। एक्वेटिक क्रिएचर्स क्या हो जाएंगे? आपकी डेथ। तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन आपका डायरेक्टली आप उसको क्या करो? डायरेक्टली उसको आप रिवर में फ्लो मत कराओ, पहले उसको क्या कर लो? ठीक कर लो। उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले आके, ट्रीटमेंट प्लांट में ले आके क्या कर लो? उसको पहले क्लीन कर लो, लेस हार्मफुल बनाओ, फिर उसको क्या करो? वाटर में डाल दो। ठीक है। तीसरा जो है आपका नॉइस पॉल्यूशन। क्या होगा? नॉइस पॉल्यूशन। और नॉइस पॉल्यूशन को किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से, जिसकी यूनिट क्या है? dB। तो अगर आप सपोज आपके घर, आप यहाँ रह रहे हो, आपके घर के पास कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होगी, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज को अलाउ करते हैं क्या? नहीं। इंडस्ट्रीज कहाँ होती है आपकी? अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से 5-10 किलोमीटर दूर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में कोई ना कोई नॉइस तो आते रहता है। सपोज जैसे आपके पास घर के पास हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के पास कोई मैरिज लॉन भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अलाउ नहीं करते। वहाँ पे 30 डेसिबल 40 डेसिबल के अंदर होता है। इंडस्ट्रीज में वैल्यू कहाँ तक चली जाती है आपकी? 70 डेसिबल तक चली जाती है। और अपन जो रहते हैं इंडस्ट्रियल में, अपन जो मतलब घर पे रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया में, वहाँ का dB रहता है 40 dB के नीचे। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज थर्मल पॉल्यूशन। चौथा कौन सा है आपका? थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में आता है आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर का रेडियोएक्टिव लॉस। जैसे थर्मल में आप क्या कर रहे हो? कोल की बर्निंग कर रहे हो। थर्मल में क्या कर रहे हो? कोल की बर्निंग कर रहे हो। यहाँ से क्या निकलेगा आपका? ऐश। तो ऐश भी क्या हो गया आपका? थर्मल पॉल्यूशन। ये ऐश जो है ये क्या होगा आपका? एयर में रिलीज होगा। ठीक है, सॉइल में भी रिलीज होगा। तो ये हमको पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है आपका, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और चैप्टर आपका स्टार्ट होता है विद द। तो अब चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे प्रोसेस होता है आपका इनपुट टू आउटपुट में। और हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी, कौन कौन सी? आयरन एंड स्टील पढ़ी हमने, टेक्सटाइल पढ़ी हमने, उसमें कॉटन भी पढ़ा, उसमें जूट भी पढ़ा, और क्या क्या सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में पॉल्यूशन। इस चैप्टर में छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका स्टार्टिंग में, दैट इज टूथपेस्ट। जो हम ब्रश करते हैं ना टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट में आपके केमिकल्स होते हैं अलग अलग। जो आपके सिलिका होता है, फ्लोराइड होता है, जो गंदगी जो हटाता है वो किससे होता है आपका? फ्लोराइड से। उसमें एक माइका होता है, MiCA। माइका क्या करता है? आपको स्पार्कल लेके आता है, चमक लेके आता है दांतों में। ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा फ्लोराइड लेते हैं हमारी बॉडी में तो हमारा टूथ डिके होता है, दांतों का सड़ना होता है।
तो ये चीज़ें याद रखना है कि टूथपेस्ट में, ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, उसमें लिखा हुआ है टूथपेस्ट में क्या होता है, आपका माइका जो है ये लेके आता है आपका स्पार्कल। ये क्या लेके आता है? स्पार्कल। और एक इसमें होता है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड क्या करता है आपका टूथ को क्लीन करता है, आपके टूथपेस्ट को, मतलब ये क्या करता है क्लीनिंग। इसका क्या काम होता है? क्लीनिंग का। ठीक है, और अगर हमने एक्सेस फ्लोराइड ले लिया तो क्या होगा हमारा? टूथ डिके। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। ठीक है, तो चैप्टर आपका बहुत ही छोटा था, इजी था। जल्दी मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 आपका इंडस्ट्रीज, और चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, बाकी पूरे चैप्टर अपलोड हो गए हैं, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।